ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये बड़ा ही मूड पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तक को कैसे पढ़ें। बहुत ही पेचीदा प्रश्न के रूप में उभरा है। आपको खुद ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज मुझे इसका स्पेसिफिक लेक्चर लेने के लिए क्यों आना पड़ा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं डेली बेसिस पर सैकड़ों स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को भली भांति समझता हूँ। समटाइम इट अपियर्स कि देयर मे बी द डेथ ऑफ द बुक। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो पुस्तक की मृत्यु हो जाएगी और लोग सोशल मीडिया से ही काम चला लेंगे। लेकिन जानते हैं, इस जनरेशन के बच्चों का एक बड़ा ही कॉमन कंप्लेन होता है और मैं भी ये देखता हूँ कि शब्द चयन में कठिनाइयाँ, वर्ड सिलेक्शन में दिक्कतें, कभी जब वाक्य की संरचना लिखनी हो तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक इजी सा साधन है। कहीं कुछ सुन लिया, कुछ ज्ञान कहीं से कुछ टुकड़ों टुकड़ों में पा लिया और कहीं से कुछ शब्द सुन लिए, कुछ उन्हीं शब्दों से काम चलाने की कोशिश की। ये बहुत ही पढ़ने का अनसाइंटिफिक तरीका है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको फौरन बदल जाइए, डालिए और जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता से सुनिए। देखिए, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आते हो तो या तो टीचर्स, इंस्टीट्यूट या आपके सीनियर्स को सजेशन देते हैं कि आप अमुक बुक पढ़ लीजिए, आप वो बुक पढ़ लीजिए। आप बहुत उत्साह से उस बुक को खरीदते भी हो। जब बुक के पेजेज खोलकर देखने लगते हो तो 2-4 पेजेज के बाद या तो आपको नींद आने लगती है या कुछ समझ में नहीं आती है या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। आपकी बुक बंद हो जाती है और आप पता करना शुरू करते हैं कि क्या क्या सोर्स है। वहीं से आपका भटकाव शुरू होता है। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं इस बात को कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे अगर स्कूल और कॉलेजेज में सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ना सिखाया जाता तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। लेकिन आज भी मैं ये समझता हूँ कि बुक्स पढ़ने का मतलब बुक्स का रीडिंग करना नहीं है, बुक्स के पेजेज उलटने केवल नहीं है, केवल बुक्स के पेजेज काउंट करने नहीं है, बुक्स के अंदर घुसना है, बुक्स को पढ़ने के साथ महसूस करना है, बुक को अच्छे ढंग से चैप्टर को पैराफ्रेजिंग करना है, उसके सेंट्रल आइडियाज और सब्सिडी आइडियाज को पकड़ना है, उसको पूरे चैप्टर को क्लासिफाई करना है कि भाई इसमें इसका मुख्य विचार क्या है, सहायक विचार क्या है, इसमें उदाहरण क्या है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक जो पूरी बुक होती है वो एक स्कीम होता है। तो जब आप किसी बुक को हाथ लगाए, हिस्ट्री की बुक हो, पॉलिटी की बुक हो, इकोनॉमी की बुक है, पहले बुक उठाइए, बुक का हेडिंग पढ़िए क्या है, तो आपको नाम मिलेगा आधुनिक भारत का इतिहास। पहले दिमाग में यह कौंधना चाहिए, आधुनिक भारत का इतिहास मतलब आधुनिक भारत मतलब कहां से कहां होना चाहिए। आप चैप्टर पढ़ेंगे संविधान एवं राजनीति, मतलब पहला पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आपको यह पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी और पॉलिटी भी है, मतलब इसमें 2 स्कीम शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे देश के फंडामेंटल लॉज हैं और जो पॉलिटी हैं वो फंडामेंटल लॉज के बेसिस पर राजनीतिक गतिविधियां हैं। अब ये पुस्तक यह मूल्यांकन कर रही होगी कि संविधान हमारा क्या है और हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। अगर वह राजनीति संविधान के नियमों के अनुसार चल रही है तब तो बेहतर राजनीति है। लेकिन अगर वो राजनीति विचलित हो रही है तो हो सकता है कि राजनीति में विचलन के कारण हमारे संविधान की दिशा भी बदल रही हो। तो अब इतने पहली बार कोई बच्चा अगर पुस्तक को उठाएगा तो ये सारी बातें उसके दिमाग में नहीं आएगी। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप एनसीईआरटी पुस्तक को उठाइए। अभी तो खैर कुछ पुस्तकों में बदलाव
किया जा रहा है। अब अच्छे के लिए बदलाव हो रहा है या नहीं अच्छे के लिए बदलाव हो रहा है, इस पर तो कभी विस्तार से मैं फिर आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन आप एनसीईआरटी जो एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की थी, जो बदलाव से पहले की थी, उसमें जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टाइटल। आप पहले टाइटल को देखिए गौर से। टाइटल ही मतलब वो क्या कहते हैं कि लिफाफे देखकर ही पता चलता है कि उसका मजनून क्या है। तो मतलब क्या है कि जब आप उस टाइटल को देखते हैं तो आप टाइटल में क्या देखते हैं, हमारे अतीत, आर पास, आर पास। अब समझ में आएगा भाई, यहां तो एक वचन से भी काम चलता, सिंगुलर से भी काम चलता, प्लुरल की क्या जरूरत है। आर पास, हमारे अतीत, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। भाई हमारे अतीत क्यों? इसका मतलब है कि भारत का अतीत एक नहीं है। कुलीनों का अतीत अलग है, निम्न तबके के लोगों का अतीत अलग है, सवर्णों का अतीत अलग है, निम्न जाति के लोगों का अतीत अलग है, पुरुषों का अतीत अलग है, महिलाओं का अतीत अलग है। यानी एक ही अतीत सभी का नहीं है। मतलब जब हम ये पुस्तक पढ़ते हैं और जब सारी लोगों के पृथक पृथक अतीत को देखते हैं, तब जस्टिस होता है। कहीं ऐसा ना हो कि समाज का प्रभावी वर्ग ही अपने अतीत को पूरे समाज का अतीत बनाकर चला दे और जो निम्न तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके अतीत भी दब कर रह जाएं। क्योंकि अगर आपके अतीत दब कर रह गए तो बड़ा अपकार होगा, क्योंकि अगर आपका अतीत दबेगा तो वर्तमान भी दब जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद आप दूसरी पुस्तक उठाते हैं, संविधान और राजनीति, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। तो इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास, मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारी जो समय समय पर आर्थिक नीतियां आई है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था विकास की दिशा में कैसे जा रही है या विकास की दिशा में नहीं जा रही है। यानी विकास के मॉडल पर, विकास के मानदंड पर आप अपनी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं। तो पहले तो टाइटल आया। अब आप टाइटल खोलने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से सजाया हुआ है। जैसे देखिए, अगर आप 1986 वाले एनसीईआरटी पुस्तक को देखोगे तो उसमें देखोगे कि चैप्टर के बाद चैप्टर है वो, लेकिन आप अगर 2006 ऑनवर्ड्स वाले एनसीईआरटी को देखोगे जो अभी तक चलता रहा है, अगर बदलाव जिसमें ना हुआ हो, उस एनसीईआरटी को आप देखोगे तो वैसे एनसीईआरटी में आपको दिखेंगे कि उसमें कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, हर जगह। तो सिलेक्टिव चैप्टर्स यहाँ पर बेसिस क्या है पता है? ट्रेंड, कि हम ट्रेंड के बेसिस पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे कि भाई इसमें क्या ट्रेंड है। जैसे आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री ही लिया तो एक ट्रेंड ले लिया, चलो रेनेसां, दूसरा ट्रेंड ले लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, तीसरा ले लिया रशियन रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन के बीच आप कनेक्टिविटी चाहोगे तो कनेक्टिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस प्रकार का डायरेक्शन दिया, रशियन रेवोल्यूशन ने किस प्रकार का डायरेक्शन दिया, उसी तरह वो चले आएंगे इंपेरियलिज्म के ऊपर, वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक योर चैप्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट rather on the basis of the trends they have just divided your chapters। मतलब आपके चैप्टर को उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित किया है, न कि उन्होंने कालक्रम के आधार पर विभाजित किया है। अब देखिए, जैसे हमने ही जो अपने संस्थान के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनवाई है, तो अब इसमें कोई बच्चा अगर इसको खोले और खोल के देखे तो पहले हमने इसका स्कीम दिया है कि भैया मेरे बुक्स का सार क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब आप कोई भी बुक को उलटिए तो सबसे पहले आप यह देखिए कि उस बुक का मकसद क्या है। पहली बार आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं समझता हूं, एक फ्रेशर की दिक्कत को मैं समझता हूं, और मैं यही बाकी शिक्षकों से भी गुजारिश करता हूं, अपने संस्थान के तो सारे शिक्षकों से मेरा यही संवाद होता है, यही कम्युनिकेशन होता है कि पहले कुछ समय के लिए अपने अंदर के शिक्षक को स्थगित करिए,
स्टूडेंट के लेवल पर अपने आप को उतारिए, उसके लेवल पर सोचिए कि कोई एक बच्चा जो कॉलेज और स्कूल से आ रहा हो, जिसको बेसिक भी कुछ नहीं बताया गया हो, और जो बिल्कुल इस मामले में रोट लर्निंग जिसने की हो, जो अब तक रट कर काम चलाया हो, जिसका दिमाग ब्लैंक हो, वो बच्चा कैसे डील करेगा? जरा उनकी सिचुएशंस को सोचिए। तो उसके बाद मैं उनको उसी तरीके से तैयार करता हूं। अब देखिए, अब जैसे चैप्टर है तो हमने पहले स्कीम बता दी कि देखो भाई, मेरा ये मकसद है, मेरी इस बुक को डिजाइन करने के पीछे उद्देश्य ये है, मेरा लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है। तो कोई स्टूडेंट पहली बार ना पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े, तो पता चल जाएगा कि भाई ये जो संस्थान है, ये जो पुस्तक लिखी गई है, जो ये पुस्तक का लेखक है, उसने क्या अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रखी, मतलब उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट वुड बी क्लियर। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, अगर कोई हमारा टेबल ऑफ कंटेंट देखेगा, वो तो मेरे स्कीम से है। मेरा तो नारा ही आप जानते हो, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट उसी तरह से सेट किया है जैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक हो, दूसरा तीसरे से लिंक हो, तीसरा चौथे से लिंक हो। तो स्कीम वो बच्चा समझ लिया, टॉपिक को देख लिया, और टॉपिक को देखने के बाद अगर वो पहला चैप्टर खोलेगा तो आप पहले चैप्टर से वो पढ़ना शुरू करें उसको। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे अब देखिए, अब जैसे कोई स्टूडेंट्स चैप्टर खोलता है, समस्या वहां से शुरू होती है। क्यों मजा नहीं आता है? मजा इसलिए नहीं आता है कि उसको किसी सीनियर ने कह रखा है या किसी टीचर ने कह रखा है भैया आप इसेंशियल चीजें नोट करो। अब वो बेचारा क्या है कि अंधेरे जंगल में गुम हो जाता है। वो पहली बार पुस्तक पढ़ रहा है, इससे पहले उसको उसने जो भी पढ़ा है अपने जीवन में वो रट के लिखा है, मतलब थ्रू रोट लर्निंग उसने पढ़ी है, पैराग्राफ से दोस्ती उसकी हुई है। अब उसको पढ़ के समझना है। उसको लगा यार ये पुस्तक में पढ़ के समझा क्या जाता है, रट लिया जाता है। तो उसके दिमाग में पहले आंकड़े घूमने लगेंगे, डेटाज घूमने लगेंगे, डेट्स एंड इवेंट्स घूमने लगेंगे, इस तरह से चीजें घूमने लगेंगी। तो अब होगा क्या कि आप केवल आंकड़े आंकड़े पढ़ोगे तो इसका मतलब है आप केवल ईंटें बटोर रहे हो, लेकिन सीमेंट तो जोड़ने वाली सामग्री है नहीं। आंकड़े क्या है? उदाहरण है। अब वो बेचारा मेहनत भी कि 4 घंटे समय गवाए, उसको मिले क्या? आंकड़े मिले। आंकड़े क्या मिले? डेटा मिले। तो क्या वो बच्चा ग्रहण करेगा? फिर वो एक दो चैप्टर पढ़ता है, आंकड़े आंकड़े, फिर पीछे के आंकड़े भूल जाता है, फिर नवीन आंकड़ों से टकराता है। उसको लगता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर उलटता है तो लगता है कि भाई क्वेश्चन तो मेरी कुछ समझ में आ नहीं रहा, मैं इसमें कुछ लिख तो सकता नहीं। तो वो क्या करता है, फिर पुस्तक को ताक पर रख देता है और फिर पूछना शुरू करता है बाजार में कि कौन सा नोट्स पढूं, किसका नोट्स पढूं, कैसे पढूं, क्या करूं। फिर किसी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करता है, वहां भी देखता है कि वहां फिर आंकड़े ही आंकड़े पूरे के पूरे डिलीवर किए जा रहे हैं। तो बेचारा बहुत ही सोच में पड़ जाता है। उसको लगता है कि शायद यही रीति है, इसी तरह से पढ़ा जाता है और इसी तरह से सिविल सेवा की तैयारी होती है या स्टेट सर्विसेज की तैयारी होती है। लेकिन नहीं, आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो पहली बात यह है कि वो चैप्टर में एक चैप्टर का स्कीम है। तो पहले आप जैसे ओवरऑल ऑल बुक की टाइटल पढ़ते हो, फिर टेबल ऑफ का, फिर उस बुक का स्कीम क्या है वो पढ़ते हो, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ते हो। उसी तरह से आप उस चैप्टर के हेडिंग को पढ़िए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, जैसे इस चैप्टर का हेडिंग हमने दिया है संविधान और संविधानवाद का विकास। तो आपके मन में आना चाहिए भाई, संविधान से पहले एक संविधानवाद होता है, मतलब एक संविधान की सोच होती है। ये संविधान की सोच पहले विकसित हुई, फिर संविधान आया। तो भाई संविधान की सोच जब पढ़ना शुरू करोगे तो अरे पश्चिमी विश्व में, मतलब ऐसा क्या है कि हमारे यहां भी संविधानवाद जैसी चीज थी, लेकिन जिसको आधुनिक संविधानवाद कहते हो, जिससे हमारा संविधान भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, वह संविधानवाद पश्चिम में विकसित हुआ और कैसे कैसे ब्रिटेन से अमेरिका होते हुए उसी के साथ संविधान इवॉल्व कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक पूरा स्कीम बनता है। अब स्कीम बनता है तो अब अगर ये चैप्टर का सेंट्रल आइडिया संविधानवाद है, तो दुनिया के जितने संविधान हैं या ब्रिटिश अमेरिकी लोगों के सोच में जो अंतर है वह हो जाएगा, इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा संविधानवाद का, विश्व में संविधानवाद का विकास, और इसका सब्सिडरी आइडिया हो जाएगा अलग अलग देशों की संवैधानिक दृष्टि में अंतर, और इसका उदाहरण बन जाएगा अलग अलग संविधान की विशेषताएं और उसका एग्जाम्पल्स। तो मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले
आप टाइटल को मतलब टाइटल के भाव को समझिए, फिर उस पहले पैराग्राफ में घुसिए। पहले पैराग्राफ में आप यह ढूंढिए कि पूरे पैराग्राफ का जो सार है वो उसका सेंट्रल आइडिया है, उसका केंद्रीय विचार है। मतलब पैराग्राफ में आप जहां आप देखते हैं कि अच्छा ब्रिटिश संविधान में इतने अंग हुए, उसमें इतनी बातें कही गई, या ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अडॉप्ट किया गया, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, वो आपको उदाहरण हुआ। लेकिन उस पैराग्राफ में आपके पूरे ब्रिटिश संविधान की जो स्कीम दी गई है, आप देखिए कि इसमें मुख्य विचार हम किसको माने। तो हो सकता है एक पैराग्राफ में एक मुख्य विचार भी हो, एक सहायक विचार भी हो, 2-3 एग्जाम्पल भी हो। तो आप उस पैराग्राफ के बगल में जो मुख्य विचार है उसको लिख दीजिए एक पॉइंट बनाकर। ओके, फिर दूसरे पैराग्राफ में आइए, वहां पर आप पुस्तक गंदा होने की परवाह मत करिए। हमने अपनी पुस्तक, मेरी लाइब्रेरी की अधिकांश पुस्तकें गंदी हुई पड़ी, अरे ज्ञान मिलता है भाई, तू साफ हो गंदे हो। अब एक अच्छे पेन से, अगर दुर्भाग्य से तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनती भी नहीं है, बल्कि बहुत आप कह सकते हैं तो बुरी ही मैं मानता हूं, लेकिन बहुत लोगों की बहुत सुंदर लिखावट भी होती है, तो आप उसके साइड में उसको अच्छे तरीके से लिख दीजिए। अब उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो फिर नीचे पैराग्राफ पढ़िए, उसको फिर उसके सेंट्रल आइडिया को पकड़िए। उस सेंट्रल आइडिया को पकड़ के फिर अगर सहायक विचार हो सकता है किसी में मुख्य विचार एक हो, सहायक विचार 2-3 हो, किसी में मुख्य विचार एक हो, सहायक विचार 1 हो या 2 हो। फिर जो सहायक विचार वो है जो मुख्य विचार को सपोर्ट करता है। जैसे आपका अगर यहां पर ये आता है कि ब्रिटिश संविधानवाद का बल इस पर रहा, तो उस पैराग्राफ का मुख्य विचार है, तो उसका सहायक विचार है कि ब्रिटिश संविधान ने इन बातों पर बल दिया, तो सहायक विचार हो गया। और उस सहायक विचार का जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, उसका उदाहरण होगा। तो पहले आप मुख्य विचार को पकड़िए और उस विचार को एक पैराग्राफ में साइड में लिखिए, सहायक विचार है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उदाहरण को अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आप दूसरे पैराग्राफ पर आइए, तीसरे पैराग्राफ पर आइए, उस चैप्टर को फिनिश करिए। अब सबकी पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया है उसको पकड़िए और उस सेंट्रल आइडिया को चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बनाइए। अच्छा ठीक है, इसमें ये बात कही गई, इसमें यह बात कही गई, इसमें यह बात कही गई, इसमें यह बात कही गई, और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है आप जानते हैं? आपसे जो पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, जो CSET में आज बहुत बड़ी बाधा बच्चों को बनी हुई है, मैं कॉम्प्रिहेंशन पर क्लास लेता हूं तो उसमें क्या करता हूं, इसी तरह उसको डिवाइड करता हूं और डिवाइड करके बच्चों को तब क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। एक अच्छा पीस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छी पीस ऑफ राइटिंग है, और जब इस तरह से पैराफ्रेजिंग करना आप सीख जाएंगे किसी चैप्टर का, तो कॉम्प्रिहेंशन का भी आप बहुत अच्छे ढंग से उत्तर कर पाएंगे। आप एक बार आजमा के देखिए, मैं फिर मिलूंगा और आप लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि और क्या क्या आपको रीडिंग में दिक्कत होती है, क्या क्या राइटिंग में दिक्कत होती है। मैं आता रहूंगा, क्योंकि मेरा एक ही स्लोगन है, बी अ थिंकिंग क्रिएचर एंड आई हैव कम इन दिस मार्केट टू डू द पैराडाइम शिफ्टिंग, वो मैं जारी रखूंगा। तो मेरा लेक्चर आपके लिए आता रहेगा, आप हमेशा उसके लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं दूसरी चुनौती पर चर्चा करूंगा, याद कैसे रखें। याद कैसे रखें, याद कैसे रखें भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम कैसे पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।